अगली सुबह हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ जिनशी को जब इस बारे में पता चलता है कि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है तो वो काफी खुश होती है और नानजो का हाथ पकड़कर नाचने लगती है, जो देखकर नानजो उसे घूरने लगता है। तो जिनशी अपना हाथ हटा लेती है और बताती है कि वो खुशी में काफी एक्साइटेड हो जाती है। नानजो उसे कहता है कि वो बार बार उसे टच क्यों करती रहती है, क्या वो उसे पसंद करती है। तो जिनशी कहती है कि उसने कह दिया ना कि वो उसे पसंद नहीं करती। तो नानजो बोलता है कि ठीक है, तो फिर आगे से तुम मुझसे दूरी बनाए रखना। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि नानजो ड्राइंग रूम में बैठकर रीडिंग कर रहा था। तभी उसे कुछ स्मेल आती है और जैसे ही वो जिनशी के रूम में जाकर देखता है तो वो चुपके से नूडल्स खा रही थी, जो देखकर नानजो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे घर में जंक फूड नहीं खा सकती हो तुम। ये बोलकर वो जंक फूड का बॉक्स उठा लेता है। जिनशी बोलती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा रूम है और मैं इसमें कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या। नानजो बोलता है कि मुझे काफी स्मेल आ रही थी और हाँ, तुम मेरे घर के अंदर शॉर्ट्स भी नहीं पहन सकती हो, जो सुनकर जिनशी काफी इरिटेट हो जाती है। अगले दिन हम जिनशी को रास्ते में इनके साथ जाते हुए देखते हैं। तभी नानजो उसके पास कार लेकर आता है और जिनशी को बोलता है कि वो सुपरमार्केट जा रहा है तो उसे सामान उठाने में उसकी मदद चाहिए, जो सुनकर ये उसे घूरने लगता है। जब जिनशी कार में होती है तो नानजो उससे पूछता है कि ये हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो वो बताती है कि वो मेरा असिस्टेंट है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। नानजो बोलता है कि वो तो मुझे इस तरह घूर रहा था जैसे कि वो जेलस हो और मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। पर जिनशी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा जूनियर है। फिर नानजो उससे बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। जिनशी उसे बोलती है कि तुम सबसे अच्छे पार्टी ए हो और वो उसे बार बार पार्टी ए करके बोलती रहती है, जो सुनकर नानजो को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या मैं इसके लिए सिर्फ पार्टी ए हूँ। रात में जब जिनशी उसके लिए खाना बनाती है तो नानजो उसे काफी प्यार से देख रहा था। फिर जब जिनशी उसे डिनर के लिए बुलाती है तो नानजो बोलता है कि सच में तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, जो सुनकर जिनशी कहती है कि हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो नानजो उसके पास जाकर उसे चेयर पर बैठाता है और उसके बहुत करीब जाकर उससे पूछता है कि क्या अब भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ, और क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों सिंगल है और एक ही घर में रहते हैं तो हमारे बीच क्या क्या हो सकता है। जो सुनकर जिनशी पहले तो थोड़ा शर्माते हुए उसे दूर करती है और फिर चेयर से खड़ी होकर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम बार बार मुझसे यही सारी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो नानजो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी सारी बातें बोलता है, जैसे कि तुम जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, तुम हर काम बिगाड़ देती हो, तुम मुझे सोने भी नहीं देती और भी बहुत कुछ। जो सुनकर जिनशी को सच में गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलती है कि ये खाना मत खाओ क्योंकि ये मैंने ही बनाया है। तो नानजो बोलता है कि मैं तो खाऊंगा क्योंकि आखिर ये सब लेकर तो मैं ही आया था। जो सुनकर जिनशी गुस्से में चेयर पर बैठकर उसे घूरने लगती है। अगली सुबह जब जिनशी पानी पीने के लिए बाहर आती है तब वो देखते हैं कि नानजो का फोन बार बार बज रहा है, लेकिन वो उसे नहीं उठा रहा था। इसीलिए वो उसके रूम में उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। और क्योंकि जियांग बार बार उसके फोन पर कॉल कर रहा था तो वो उसका फोन पिक कर लेती है। वो जियांग को बताती है कि शायद नानजो घर में नहीं है। तो जियांग उसे नानजो का मेडिसिन बॉक्स चेक करने के लिए बोलता है, जो कि पूरा खाली था। जो सुनकर जियांग बोलता है कि उन्होंने सारी मेडिसिन खा ली है तो उन्हें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो। अब जिनशी उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है और कहीं भी ना मिलने पर वो सीधा वॉशरूम में जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि नानजो बाथटब में नहा रहा था और उसे देखते ही जिनशी पीछे घूम जाती है। वो बोलते हैं कि मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ और तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। नानजो उसे कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो। जिनशी बताती है कि तुमने सारी दवाइयाँ खा ली थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम ठीक तो हो। नानजो बोलता है कि मैं बाथटब के अंदर सांसें रोककर लेटा हुआ था, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, और वो उसे जल्दी से यहाँ से जाने को बोलता है। बाहर आने के बाद जिनशी जियांग को कॉल करती है और उसे बताती है कि नानजो नहा रहा है। जियांग उससे पूछता है कि क्या नानजो मेंटली ठीक है। जिनशी बोलती है कि इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा। तो जियांग बताता है कि पहले जब नानजो ने सारी दवाइयाँ खा ली थी तो वो ऑलमोस्ट मर ही गया था, और क्योंकि मैं उसे समय से हॉस्पिटल ले गया था तभी उसकी जान बच पाई थी। और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम किसी भी तरह से उसे मनाकर साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चली जाओ, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काफी बढ़ती जा रही है। जिनशी उससे पूछती है कि क्या नानजो की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसकी भाई की डेथ के बाद से शुरू हुई थी, जिस पर जियांग हामी जवाब देता है। जिसके बाद जिनशी नानजो को ऑफिस छोड़ने के बहाने उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकल रहा था। तो जिनशी उसे जबरदस्ती बाहर निकालती है और अंदर चलने को बोलती है, पर नानजो नहीं जाता। तो जिनशी वहाँ पर ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है क्योंकि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मैं उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, तो वो अंदर नहीं जा रहा। जिसकी ये बातें सुनकर वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें देखकर नानजो को घबराहट होने लगती है, जो देखकर जिनशी सभी लोगों को वहाँ से जाने को कहती है और नानजो को बोलती है कि तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। अब जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगता है।
जिसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाती है। अब साइकोलॉजिस्ट उसे एक थेरेपी के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बोलते हैं कि तुम धीरे धीरे करके उस दिन को याद करो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। तो नानजाओ आंखें बंद करके याद करता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने भाई के साथ फायरवर्क्स देखने के लिए गया था, जहाँ उसका बड़ा भाई कहता है कि यहाँ पर काफी भीड़ है, इसलिए इधर उधर मत भागना। पर नानजाओ के हाथ से उसके भाई का रूबिक्स क्यूब गिर जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए भीड़ में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे उसका भाई भी जाता है। तभी वहाँ पर भगदड़ शुरू हो जाती है और शायद इसी भगदड़ में उसके भाई की मौत हो जाती है। ये सब चीजें याद करके नानजाओ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब साइकोलॉजिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। उसी वक्त वहाँ पर जिनशी आती है, जो कि उसे होश में लाती है। उसे देखते ही नानजाओ उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वो काफी घबराया हुआ था। जिनशी भी उसे कंसोल करने के लिए उसे हक करती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद जिनशी उसे वापस से घर ले जाने लगती है। अगले दिन हम नानजाओ को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर वो एक स्पॉन्सर से बात कर रहा था, जो उसे लेक जिंगलिंग प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए नानजाओ साफ मना कर देता है। जिसके बाद उसके पास जेन आती है, जो उसे बताती है कि मिस्टर ही अब लेक जिंगलिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसीलिए वो आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो सुनकर नानजाओ कहता है कि ये जरूर मिस्टर लू ने किया होगा। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर जेन उसे याद दिलाती है कि उन्हें ब्लूरे को फर्स्ट पेमेंट भी करना है, क्योंकि उन्होंने उसे स्पेशल इफेक्ट्स खरीदे हैं। नानजाओ कहता है कि तुम उन लोगों से बात करके पेमेंट को थोड़ा पोस्टपोन कर दो और बाकी पेमेंट का अरेंजमेंट मैं करता हूँ। रात को जेन नानजाओ को कॉल करती है और उसे बताती है कि ब्लूरे कंपनी ने 1 हफ्ते के लिए पेमेंट पोस्टपोन कर दी है। पर ये सुनकर नानजाओ ज्यादा कुछ खुश नहीं होता, क्योंकि उनकी कंपनी के पास फाइनेंसिस की काफी कमी थी और सारे इन्वेस्टर्स ने भी अपना इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर लिया था। अगले दिन हम सू को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी, पर सू ने इसके लिए काफी मना करती है, क्योंकि वो तो जुआन को लाइक करती थी। पर उसकी मॉम उसे एक फैमिली डिनर पर चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर उनके फैमिली फ्रेंड का बेटा भी आया हुआ था। आगे हम देखते हैं कि ये सभी उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर जुआन काम करता है। सू और जुआन एक दूसरे को वहाँ पर देखकर थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो सू से बात करने के लिए आती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन मॉम ने ही यहाँ आने के लिए जबरदस्ती इंसिस्ट किया। तभी उनकी फैमिली फ्रेंड का बेटा वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को बात करते हुए पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो सू बताने ही वाली थी, पर उससे पहले जुआन बोल देता है कि ये हमारे वीआईपी कस्टमर है, इसलिए मैं इन्हें जानता हूँ। दूसरी तरफ हम जिनशी को देखते हैं, जो कि इनके साथ बैठकर काम कर रही थी। तभी उसे उसकी कंपनी का फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी कॉमिक को एक कंपनी ने पसंद किया है और शायद वो उसका एनिमेशन बनाएंगे। इस चीज के लिए उसे उन लोगों से जाकर मिलना होगा। जो सुनकर जिनशी काफी खुश हो जाती है। फिर वो उस कंपनी में मीटिंग करने के लिए चली जाती है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर ही की कंपनी है, जिन्होंने नानजाओ की कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर लिया। इसी बीच हम मिस्टर ही को मिस्टर लू से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि अच्छा हुआ आपने वक्त रहते मुझे नानजाओ के बारे में बता दिया और मैंने इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया। जिनकी ये बातें जिनशी भी सुन लेती है। असल में मिस्टर लू वो पर्सन है जिसने नानजाओ के फादर के साथ मिलकर इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था। जिनशी इन दोनों से मिलकर कहती है कि मुझे लगता है कि शायद आप दोनों को नानजाओ के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है और लेक जिंगलिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मिस्टर ही उससे कहते हैं कि तुम तो नानजाओ से अभी अभी मिले हो, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। जिस पर जिनशी कहती है कि हो सकता है कि मैं नानजाओ को उतने अच्छे से ना जानती हूँ, पर मैं लेक जिंगलिंग को जानती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करके आप लोगों ने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। यहाँ वो इनको काफी बातें सुनाने लगती है। मिस्टर लू से कहता है कि मैं लेक जिंगलिंग के बारे में तो नहीं जानता, पर मैं नानजाओ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और तुम मुझसे जाकर पूछना कि 15 साल पहले उसके भाई के साथ क्या हुआ था। वो बचपन से ही काफी सेल्फिश इंसान है और वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वहाँ से बाहर निकलकर जिनशी इस घटना के बारे में सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि आज ही के दिन 15 साल पहले एक भगदड़ मची थी, जिसके अंदर एक बच्चे की मौत हो गई थी। अब ये जानकर वो समझ जाती है कि क्योंकि आज नानजाओ के भाई की डेथ एनिवर्सरी है, तो वो इस बात से काफी दुखी होगा, इसीलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए घर क्रेफिश लेकर जाती है। तभी उसे जियांग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि आज नानजाओ ऑफिस के अंदर काफी अपसेट था और उसने अपनी सारी दवाइयाँ भी खा ली है। जो सुनकर जिनशी परेशान हो जाती है और उसे सब जगह ढूंढने लगती है, तो नानजाओ उसे बालकनी में मिलता है, जो कि चुपचाप बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। जिनशी उसे देखकर स्माइल करते हुए उसके पास जाती है, तो नानजाओ से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। जिनशी बोलती है कि मैं यहाँ पर रेंट देकर रहती हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर आने की परमिशन है। जो सुनकर नानजाओ कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो, तो चुपचाप आकर बैठ जाओ। जिनशी अब उसके सामने क्रेफिश निकालती है और बैठकर खाने लग जाती है, पर खाते समय वो जानबूझकर काफी आवाज कर रही थी। अब वो इससे पहले कुछ बोल पाता। जिनशी बोलती है कि क्रेफिश बहुत ही अच्छी होती है और इसे तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो नानजाओ के मुंह में क्रेफिश ठूस देती है।
पर नानजाओ जब उसे खाता है तो वो उसे काफी पसंद आती है, इसीलिए वो और खाने के लिए ग्लव्स पहनता है। पर नानजाओ उसे छील नहीं पाता, तो जिनशी उसे छीलने में उसकी हेल्प करती है और उसे अपने हाथों से क्रेफिश खिला देती है। फिर नानजाओ भी क्रेफिश छीलता है और अपने हाथों से जिनशी को खिलाता है, जो देखकर जिनशी सैड हो जाती है और बोलती है कि इतने सालों बाद किसी ने मुझे अपने हाथों से खिलाया है। यहाँ शायद उसे अपने पेरेंट्स की याद आ गई थी। अब जिनशी खाकर यहाँ से अपनी रूम की तरफ जाने लगती है, पर देखती है कि उसके रूम की बालकनी का दरवाजा तो लॉक है। तो वो नानजाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसकी चाबी है, पर नानजाओ के पास चाबी होते हुए भी वो मना कर देता है। इसीलिए जिनशी किसी को फोन करके बुलाने वाली थी, पर वो देखती है कि उसके फोन की बैटरी डेड है। वो नानजाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे फोन में बैटरी है, पर नानजाओ जानबूझकर अपने फोन को ऑफ कर देता है और कहता है कि देखो मेरे फोन में भी बैटरी नहीं है। अब वो उसे यहीं पर वेट करने को कहता है और कहता है कि सुबह जब कोई आएगा तो दरवाजा खोल देगा। अब ये दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर नानजाओ आसमान की तरफ देखे जा रहा था। जिनशी उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, तो नानजाओ उसे स्टार्स के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर जिनशी कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। नानजाओ कहता है कि ये सब मुझे मेरे भाई ने बताया था जब मैं छोटा था। अब स्टार्स की तरफ देखते देखते जिनशी भी वहीं पर सो जाती है, तो नानजाओ उसे अपनी जैकेट निकाल कर उड़ा देता है और उसके पास बैठकर उसे देखने लग जाता है। पर तभी जिनशी की आँख खुल जाती है, जो देखकर नानजाओ खड़ा हो जाता है, तो जिनशी उसे उसकी जैकेट वापस कर देती है। नानजाओ कहता है कि अभी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए तुम इसे पहन सकती हो। इसीलिए जिनशी उसकी जैकेट पहन लेती है, जहाँ उसे उसकी पॉकेट के अंदर चाबी मिलती है। जैसे ही वो चाबी निकालती है तो बोलती है कि ये तो बालकनी की चाबी है, पर नानजाओ झूठ बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे ऑफिस की ड्रॉर की चाबी है। जिनशी कहती है कि भला किस ड्रॉर की चाबी इतनी बड़ी हो सकती है। ये बोलकर वो चाबी लेकर बालकनी की तरफ भागने लगती है और नानजाओ भी उसके पीछे पीछे भागता है। अगले सीन में हम जिनशी को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो सोचती है कि क्या वो मुझे अपने पास रखना चाहता था, पर इसके लिए उसने काफी भद्दा झूठ बोला, पागल कहीं का। ये बोलकर वो शर्माने लगती है। अगली सुबह जब जिनशी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है, तो नानजाओ बिना टी शर्ट पहने उसके पास आता है और अपना टॉवल उसके ऊपर डाल के उसे अपनी तरफ खींचता है, जो देखकर जिनशी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो नानजाओ बोलता है कि मैं प्यासा हूँ। ये सुनकर जिनशी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर नानजाओ पीछे टेबल पर रखे ग्लास में पानी डालकर पीने लगता है। अब जैसे ही जिनशी अपनी आंख खोलकर उसे पानी पीता हुआ देखती है, तो वो उसे दूर करके जल्दी से नाश्ता करने को बोलती है और टॉवल उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। बोलती है कि जाकर कुछ टी शर्ट पहन लो। अगले दिन जिनशी जब अपने ऑफिस में होती है, तो उसका बॉस उसे बहुत डांट लगाता है और उसे कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि उसने मिस्टर ही के साथ बदतमीजी की थी। जो देखकर यिन भी वहाँ से जॉब छोड़ देता है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिनशी उससे पूछती है कि अब वो क्या करेंगे, तो यिन बोलता है कि अब वो कंपटीशन पे फोकस करे, क्योंकि अगर वो उसका फर्स्ट प्राइज जीत गई तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर हम नानजाओ को देखते हैं, जिसके पास जियांग आकर उसे बताता है कि जिनशी की कल मिस्टर ही और लू से बहस हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिस्टर लू के कहने पर ही मिस्टर ही ने अपना इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ किया है, जिस वजह से उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया है। ये सुनकर नानजाओ थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो उस साइट को खोलकर देखता है जिसमें जिनशी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ वो नोटिस करता है कि एक पर्सन के वोट्स काफी जल्दी बढ़ रहे थे, क्योंकि वो वोटिंग कराने के लिए बॉट्स का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ हम जिनशी को देखते हैं, जिसे भी कंपटीशन में वोटिंग की गड़बड़ी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं हम नानजाओ को देखते हैं, जो कि उस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर को कॉल करके उन्हें वोटिंग में गड़बड़ी के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें फेयर वोटिंग करानी चाहिए। जिसके बाद जिनशी को इनका कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सारे वोट्स रिवाइज्ड हो गए हैं और अब हम दोनों टॉप 50 में आ गए हैं। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और वो सोच ही रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उसे नानजाओ की कंपनी के एक एम्प्लॉय का फोन आता है, जो उसे बताता है कि नानजाओ ने ही उस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर को कॉल करके वोटिंग में गड़बड़ी के बारे में बताया और उसने तुम्हारे लिए हम सबको वोट करने के लिए भी कहा। जो सुनकर जिनशी नानजाओ को थैंक यू कहने के लिए जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि नानजाओ ड्राइंग रूम में बैठकर बुक रीड कर रहा था, तो वो उसके पास एक गिलास पानी लेकर जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। नानजाओ कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी भी हमारी कंपनी की हाफ एम्प्लॉय जैसी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हारा जो कॉमिक लिखने का लेवल है वो इस कंपटीशन में सबसे अच्छा है। जो सुनकर जिनशी कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा अपनी दोस्त को सपोर्ट करते हो। नानजाओ कहता है कि एक मिनट, क्या तुमने अभी मुझे दोस्त कहा? जिनशी बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम पार्टी बनकर भी रह सकते हो, पर नानजाओ कहता है कि नहीं मैं दोस्त ही ठीक हूँ। और ये सुनकर नानजाओ को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार जिनशी ने उसे दोस्त कहा था। इसी बीच वो उसे ये भी पूछता है कि क्या तुमने मेरे लिए मिस्टर ही से झगड़ा किया? तो जिनशी कहती है कि वैसे भी मुझे वो कंपनी छोड़नी थी। जिसके बाद हम जुआन को देखते हैं, जिसे शेफ से प्रमोट करके मैनेजर बना दिया गया था। तभी वो उस लड़की को वहाँ पर किसी और लड़की के साथ देखता है, जो कि उस दिन सू के साथ फैमिली डिनर पर आया हुआ था। जो देखकर वो उसे बहुत मारता है और कस्टमर को पीटने की वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है।
अगले दिन हम नानसो को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो मीटिंग के लिए जाने ही वाला था। तभी उसकी मदर उसके पास आती है, जो उसे पूछती है कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि तुम अपनी काफी प्रॉपर्टीज बेच चुके हो। पर नानसा उनकी बात को टालते हुए कह देता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिर मदर इस सब के बारे में जिनसे पूछती है तो वो उन्हें सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि जिनशी और नानसा सिर्फ रिलेशनशिप में रहने का नाटक कर रहे हैं। जिसके बाद मदर घर पर जाती है, जहाँ वो जिनशी से मिलती है और उसे पूछती है कि क्या तुम नानसा के साथ खुश हो। तो जिनशी बताती है कि हाँ, मैं उसके साथ काफी खुश हूँ और जब से आपने उसे डांटा है तब से वो मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखता है। तभी वहाँ पर नैन्जो आता है, जो कि कुछ काम करने के लिए सीधा अपने रूम में चला जाता है। और कुछ देर बाद जब वो बाहर निकल के आता है तब वो मदर से कहता है कि अब बहुत रात हो गई है, इसीलिए आपको वापस से घर चले जाना चाहिए। तो मदर बोलती है कि अब इतनी रात को मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। और ये सब नानसो की मदर ने जानबूझकर किया था। जिनशी बोलती है कि ठीक है, मैं आपके लिए रूम तैयार कर देती हूँ। पर मदर बोलती है कि वो ये सब कर लेगी और तुम लोग सोने चले जाओ। तो जिनशी अपने रूम में जाने लगती है, जो देखकर मदर पूछती है कि क्या तुम नानसो के साथ एक रूम में नहीं रहती। जिनशी बहाना करते हुए बोलती है कि मैं तो सिर्फ दरवाजा चेक करने के लिए जा रही थी कि वो अच्छी तरह से लॉक है या फिर नहीं। फिर वो नानजाओ के साथ उसके रूम में चली जाती है। रूम में जाकर नानजाओ जिनशी से बोलता है कि तुमने मदर को यहाँ पर क्यों रुकने दिया, जिसकी वजह से अब हमें एक ही रूम में सोना पड़ेगा। तो जिनशी कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम में से एक बंदा जमीन पर सोएगा और एक बेड पर। तो चलो रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करते हैं कि कौन बेड पे सोएगा और कौन जमीन पर नानजाओ बोलता है कि तुम बेड पर सो जाना, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। जो सुनकर जिनशी सोचने लगती है कि आखिर इसे क्या हुआ है, ये मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। अब जब ये दोनों सोने लगते हैं तो जिनशी देखती है कि नानजाओ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और वो बार बार करवटें बदल रहा है। तो जिनशी उससे बोलती है कि मेरे पास एक डील है, तुम मुझे 500 RMB पे कर देना और इसके बदले तुम मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। नानजाओ बोलता है कि क्या तुम्हें नर्वस फील नहीं हो रहा किसी मेल के साथ एक ही रूम के अंदर सोने में। जिनशी बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जैंगिन के साथ भी एक बेड पर सोई थी। जो सुनकर नानजाओ अचानक से उठ जाता है और कहता है कि क्या तुमने उसके साथ बेड शेयर किया है। जिनशी बोलती है कि जब काम का ज्यादा प्रेशर रहता तो हम तो 6-6 लोग भी एक बेड पर सो जाया करते थे। जो सुनकर नानजाओ अजीब सी शक्ल बनाता है और लेट जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे क्या है, वो किसी के साथ भी सो जाए। पर जब थोड़ी देर बाद वो उठकर देखता है तो जिनशी अपना पैर बाहर निकाल कर सो रही थी। जो देखकर नानजाओ सोचने लगता है कि ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है और फिर वो उसका पैर अंदर करने लगता है। पर जिनशी उसे एक जोर का किक मारती है और फिर नानजाओ की आवाज सुनकर वो भी उठ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो नानजाओ उसे बताता है कि तुमने मेरे पेट में एक जोर की किक मारी। जिनशी अब उसे सॉरी बोलती है और उसे बेड पर लिटाने लगती है। पर तभी नानजाओ फिसल जाता है और जिनशी उसके ऊपर गिर जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिनशी उठकर उसे सॉरी बोलती है और फिर वो जमीन पर लेट जाती है और ये दोनों इस मोमेंट के बारे में सोचकर शर्माने लगते हैं। फिर नानजाओ बेड के एकदम कोने में हो जाता है और बोलता है कि ये बेड काफी बड़ा है, इसलिए तुम भी ऊपर आकर लेट सकती हो। तो जिनशी भी ऊपर आकर लेट जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट में मदर इन दोनों के लिए कच्चे अंडे का सूप बनाती है। जो देखकर जिनशी नानजाओ से बोलती है कि ये भी भला कोई ब्रेकफास्ट हुआ। नानजाओ बोलता है कि तुमने ही मदर को यहाँ पर रोका था ना, इसलिए अब भुगतो दो। और फिर वो मीटिंग का बहाना करके बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला जाता है। जिनशी अब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना काम कर रही थी तो मदर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, जहाँ वो उसे पूछती है कि क्या तुम अपना काम करने के बाद मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। तो जिनशी हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। असल में मदर इन लोगों के साथ इसलिए रह रही थी ताकि वो चेक कर सके कि ये दोनों सच में रिलेशनशिप में या फिर सिर्फ नाटक कर रहे हैं। जिसके बाद रात में डिनर करने के बाद जिनसी मदर से कहती है कि मैं आपके काम कराने में हेल्प करती हूँ। पर मदर बोलती है कि मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम नानजाओ के साथ जाकर बैठ जाओ। जिनसी नानजाओ से बोलती है कि क्या तुम मदर के साथ बैठकर टीवी देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफी काम है और डेडलाइन भी काफी नजदीक है। तो नानजाओ मान जाता है। मदर अब नानजाओ के पास आकर उसे एक रोमांटिक ड्रामा दिखाने लगती है, जहाँ पर एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा था। तो वो नानजाओ को कहती है कि इससे देखकर कुछ सीखो कि लड़की को कैसे प्रपोज करते हैं। आप टीवी देखने के बाद जब नानजाओ अपने रूम में जाता है तो देखता है कि जिनशी काम करते करते पूरे बेड पर फैल कर सो गई है। इसीलिए वो उसका सामान उठाकर उसे साइड में होने के लिए कहता है, लेकिन वो तो काफी गहरी नींद में सो रही थी। तो नानजाओ कोने में सोने लगता है, पर जिनशी कभी उसके ऊपर अपना हाथ रखती है तो कभी पैर। तो नानजाओ उन्हें हटा देता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन जिनशी उसे एक लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से नानजाओ काफी परेशान होता है और बेड के कोने में ही बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह जब जिनशी उठती है तो वो नानजाओ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों सो रहे हो। नानजाओ कहता है कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। जो सुनकर जिनशी उसे सॉरी बोलती है और फिर नानजाओ बेड के ऊपर सो जाता है। जिसके बाद हम जिनशी को इनके साथ देखते हैं। तभी जिनशी को एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कॉमिक कंपटीशन के टॉप 10 में सिलेक्ट हो चुकी है, जिससे वो काफी खुश होती है और इनको इस बार में बताती है। तो ये कहता है कि उन्हें